नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख करते हैं। ईडी ने एमएलए कैश कांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से सोमवार को पूछताछ की। इस मामले में दो अन्य कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी। आज विधायक राजेश कच्छप को पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इन तीनों विधायकों को 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से 48 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तीनों विधायक फिलहाल जमानत पर हैं। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर तीनों विधायकों ने साजिश रची थी। अनूप सिंह के मुताबिक सरकार गिराने के लिए इन साथी विधायकों के जरिए उन्हें 10 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। तो झारखंड में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। कैश कांड मामले में ईडी ने इरफान अंसारी से कल पूछताछ की थी। आज राजेश कच्छप को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। टोटली हमें लगता है कि बदनाम करने की साजिश थी और आलाकमान तक को गुमराह किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को हमने बनाया है। सरकार में हमारी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं दिन रात भाजपा के साथ लड़ता हूँ और जो आरोप मुझ पर लग गया, जो दाग लग गया, उसका मुझे अफसोस है। टोटली हमें लगता है कि बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस विधायकों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। कल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आज राजेश कच्छप और नमन कुंगाड़ी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और कैश कांड मामले में इनसे ईडी पूछताछ करेगी। आज इन तीनों विधायकों को 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों विधायक फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनके पास से 48 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तीनों विधायक फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें, विधायक अनूप सिंह ने अपने एफआईआर में आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर इन तीनों विधायकों ने साजिश रची थी। अनूप सिंह के मुताबिक सरकार गिराने के लिए इन साथी विधायकों के जरिए उन्हें 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर भी दिया जा रहा था। तो कैश कांड मामले में आज राजेश कच्छप से पूछताछ करेगी ईडी। उनको ईडी ऑफिस बुलाया गया है और कल इरफान अंसारी से ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि मीडिया के सामने जब इरफान अंसारी रूबरू हुए तो उन्होंने कहा उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है और वो ये साबित करेंगे और वो किसी जांच से नहीं डरते हैं। इरफान अंसारी ने कल मीडिया के सामने रूबरू होकर ये बातें कही थी। आज राजेश कच्छप को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से तेज होती ही दिख रही है। इससे पहले भी ईडी इन तीनों विधायकों से पूछताछ कर चुकी है। राकेश कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ईडी ने एमएलए कैश कांड में कल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ की थी। आज कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और नमल विक्सल कुंगाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे उनको ईडी ऑफिस जाना है जहां पर ईडी उनसे पूछताछ करेगी? देखिए पूजा, जिस तरीके से कल डॉक्टर इरफान अंसारी से बातचीत हुई थी ईडी की और उसके बाद से ईडी की टीम के सामने उन्होंने कुछ कहा था, उसके बारे में जिक्र भी किया उन्होंने थोड़ा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले राजेश कच्छप जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो दूसरे विधायक कहे जाते हैं, जो कोलकाता कैश कांड में फंसे हुए हैं, वो पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में और उनसे हो सकता है कि पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ उनके तरफ से बयान आते हैं या फिर ईडी की टीम उनसे क्या क्या जानकारियां चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है उसमें ईडी की टीम जिन बिंदुओं पे चर्चा कर रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो कैश कांड हुआ था उसमें एक बड़ी राशि की लेन देन की बात आई थी जो अनूप सिंह की तरफ से जिक्र किया गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब आगे ईडी की कार्रवाई जब होगी या फिर आगे जांच होगी तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो पाता है। जी बिल्कुल, इरफान अंसारी से कल ईडी ने पूछताछ की थी। उनसे क्या कुछ पूछताछ में ईडी की तरफ से पूछा गया था? क्या कुछ उनसे पूछताछ की गई है? देखिए, ईडी ने उनसे साफ तौर पे पूछा था कि जिस तरीके का माहौल रहा है और जिस तरीके से पैसे के लेन देन की बात आई थी कांग्रेस के विधायकों से जो राशि पकड़ी गई थी उसके बाद से, तो अब जाकर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसकी पूरी जांच कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से
जिन्होंने जी। आरोप लगाया था 10 करोड़ रुपए के लेन देन का। तो उसमें अब इस बारे में ईडी बातचीत करना चाह रही है कि आखिर ये राशि कहाँ से मिलनी थी या फिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और साथ साथ इतनी बड़ी राशि की लेन देन की जब बात आई थी तो क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से सारी चीजों को देखा जा सकता है। तो वहीं ऐसे में जब निश्चित कल तौर ईडी दफ्तर जाने के बाद इरफान अंसारी मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने उन पर जो आरोप लगे हैं उसको बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल उन्हें फंसाने की साजिश रच रहे हैं और वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, वो किसी जांच से नहीं डरते हैं और वो सच का सामना करेंगे। देखिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। खास करके उन्होंने विपक्ष पे जरूर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से इस तरह की पहल की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस पूरे मामले उनकी पार्टी के ही विधायक ने इस तरह का आरोप लगाया है। अनूप सिंह जो कांग्रेस के ही विधायक जी। है, और उन्होंने साफ तौर पे अरगोड़ा थाने जो रांची में है उसमें 0 FIR दर्ज किया था और इसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ा था। बाद में कोलकाता में जांच के दौरान कई चीजें सामने आई थी और बाद में इस मामले को देखते हुए ईडी ने कहीं न कहीं इसमें अपनी जांच शुरू की है, क्योंकि इसमें बड़ी राशि की लेन देन की बात आई थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस खेमे में ही कहीं अंतरकलह है और उसकी बात जब सामने आएगी कि आखिर सच में क्या बात थी या फिर सचमुच पैसे की लेन देन को लेकर क्या कुछ किया गया था, इस बारे में हो सकता है कि थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लेकिन ईडी की टीम पूरी तहकीकात के साथ जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे जांच की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल राकेश, इस मामले से कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह ही सामने आई है। अनूप सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनके मुताबिक सरकार गिराने के लिए इनके साथी विधायकों के जरिए 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का इन्हें ऑफर दिया गया था। वहीं ये जो मंत्री हैं फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं वो उसको बेबुनियाद बता रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी जो बातचीत हुई थी डॉक्टर इरफान अंसारी से, राजेश कच्छप से भी शुरुआती दौर में बातचीत हुई थी। उन्होंने पहले तो सारी बातों से इनकार किया था और साफ तौर पे कहा था कि वो जो राशि पकड़ी गई थी उन्होंने आदिवासी दिवस के रूप में जो है कुछ कपड़े खरीदने थे, कुछ साड़ियां खरीदनी थी जो अपने इलाके में बांटे जाने थे, उसके लिए राशि लेकर कोलकाता पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से इस राशि के पकड़े जाने के बाद से चर्चा हुई थी और जिस तरीके से कुछ संकेत मिले थे, इस पर ईडी के कान खड़े हुए थे और पहले कोलकाता पुलिस से जांच की, इसके बाद से अन्य जांच एजेंसियों ने भी इस पे कार्रवाई की और अब जाकर जब देखा ईडी ने कि इतनी बड़ी रकम की अगर लेन देन की गई है की बात आ रही है, तो ये राशि कहां से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई, इन सारी चीजों को लेकर अभी चल रहा है मंथन। और जांच के दौरान अगर कुछ चीजें आएंगी तब इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है और हो सकता है कि जांच के दायरे में कई अन्य लोग भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई इन तीनों विधायकों पर की है अब तक? देखिए, सबसे पहले तो इनको निलंबित कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात, पार्टी से निलंबन के बाद से कोशिश की जा रही है, पार्टी के बड़े नेताओं से जो हमारी बातचीत हो रही थी उनका साफ तौर पे कहना था कि इस मामले को लेकर वे कुछ बोलना नहीं चाहते फिलहाल, क्योंकि पार्टी के अंदर खाने की ये पूरी बात है और कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां काम कर रही है तो जांच कर ही रही हैं, तो पार्टी अपने स्तर से सारी चीजों को भी तहकीकात करेगी और उसके बाद से तय होगा कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। हाल की बात की जाए तो उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो ना कोई इस बारे में अभी बयान देना चाह रहा है और ना ही इस पर कोई बोलना चाह रहा है। जी आगे क्या कुछ कार्रवाई पार्टी की तरफ से इनके ऊपर देखने को मिल सकती है अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी कांग्रेस की बड़ी मानी जाती है, उसको एक संवैधानिक तरीके से चलाया जाता है और अगर ईडी की जांच में या फिर बाकी जांच एजेंसियों की जांच में किसी प्रकार के तथ्य आते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि तीनों विधायक हैं और झारखंड में जिस तरीके से सरकार चल रही है, अगर उठापटक की नौबत भी कई बार आई है, कई बार विरोध भी देखने को मिले हैं, तो अगर इन 3 कांग्रेस विधायकों पर अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तब हो सकता है कि कुछ और भी पार्टी के अंदर कुछ न कुछ चलने लगेगा या फिर कोई रणनीति बन जाएगी या फिर कहीं न कहीं गुटबाजी भी शुरू हो सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है। फिलहाल कोई इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जांच चल रही है और जांच के बिंदुओं पर जैसे जैसे चीजें आएंगी उसके बाद से सारी चीजें आएंगी, तब हो सकता है कि पार्टी के स्तर पे कुछ बयान सामने आ पाएंगे। जी बिल्कुल राकेश, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर ये आरोप सच साबित होते हैं या जांच में कुछ पाया जाता है तो सरकार पर क्या इसका असर पड़ेगा? जेएमएम में क्या उथल पुथल मचेगी? कांग्रेस और जेएमएम फिलहाल गठबंधन में है, सरकार में क्या कुछ उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा कि किस तरीके से राज्य के हालात दिखाई पड़ रहे थे, किस तरीके से विधायकों को कहा जा रहा था कि खरीद फरोख्त किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तोड़फोड़ किया जा रहा है, राशि देकर प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से कई चीजें खुलकर सामने अभी नहीं आ पाई हैं
और जिस तरीके से कांग्रेस में भी टूट दिखाई पड़ रही थी, जेएमएम खेमे में भी टूट दिखाई पड़ रही थी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब राज्यपाल के यहाँ एक पत्र आने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे और उस समय उहापोह की स्थिति बन गई थी कि आखिर क्या कुछ होगा। यानी कि कहीं न कहीं सुगबुगाहट जरूर है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं गुटबाजी देखी जा रही है और फिर कहीं न कहीं सरकार गिराने बनाने को लेकर नई चीजें भी आ सकती हैं। तो फिलहाल इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आखिर जांच के दौरान क्या कुछ सामने आता है और किस तरीके से तमाम पार्टियां इस पर आगे की कार्रवाई करती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की कोई सुगबुगाहट आई है तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य जरूर दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखना होगा कि जांच में अब क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा सांसद एसटी हसन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सांसद एसटी हसन की कार हादसे का शिकार हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा सांसद एसटी हसन की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सपा सांसद एसटी हसन की कार हादसे का शिकार हुई है। कल रात मुरादाबाद से दिल्ली आते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। गाड़ी में सांसद एसटी हसन और उनका परिवार मौजूद था। सांसद एसटी हसन, उनकी पत्नी और ड्राइवर इस हादसे में घायल हो गए हैं। अक्षरधाम मंदिर के पास NH-24 के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर उनकी गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे के वक्त उनकी गाड़ी में खुद सांसद, उनकी पत्नी और ड्राइवर मौजूद थे, जो घायल हो गए हैं। हल्की उनको चोटें आई हैं। फिलहाल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। अक्षरधाम मंदिर के पास NH-24 के पास ये हादसा हुआ, जब वो मुरादाबाद से दिल्ली आ रहे थे। अचानक उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई है। सपा सांसद एसटी हसन की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हादसे के वक्त उनकी गाड़ी में खुद सांसद, उनकी पत्नी और उनका ड्राइवर मौजूद थे। तीनों को हल्की चोटें आई हैं, घायल हुए हैं तीनों। इस हादसे में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अक्षरधाम मंदिर के पास NH-24 के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर अचानक उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त उनका परिवार उनके साथ मौजूद था गाड़ी में, और इस हादसे में सांसद, उनकी पत्नी और उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं इस हादसे में। वहीं बिहार के छपरा से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों की बुरी तरह पिटाई की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक PMCHC अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना के बाद से ही छपरा में बवाल मच गया। गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। नाराज परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के घरों को आग के हवाले तक कर दिया गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बुधवार तक के लिए बंद कर दी है छपरा में। तो छपरा में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां पर 3 युवकों के साथ बुरी तरह पिटाई की गई उनकी, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। PMCH अस्पताल में उन दोनों घायलों को भर्ती कराया गया है। जिंदगी और मौत के बीच दोनों जूझ रहे हैं। घटना के बाद से ही गांव में तनावपूर्ण स्थिति है। नाराज परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के घरों को आग के हवाले तक कर दिया गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है और बुधवार तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है छपरा में। तो मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। एक बार फिर से जंगल राज बिहार में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉब लिंचिंग की इस घटना से पूरे प्रदेश में बवाल मच गया है। 3 युवकों के साथ बुरी तरह पिटाई की गई है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने इन तीनों युवकों की बुरी तरह से पिटाई की है। मुखिया पति और उनके समर्थकों द्वारा 3 युवकों की बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मनोरंजन पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन,
कल मॉब लिंचिंग की खबर सामने आई थी छपरा से। फिलहाल क्या कुछ हालात हैं छपरा में, और बताया जा रहा है बुधवार तक वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्थिति तनावपूर्ण है। क्या कुछ हालात हैं फिलहाल वहां पर? जी पूजा, आपको बता दें कि ये मांझी में 3 युवकों की जो निर्मम तरीके से पिटाई करके जिसमें एक की हत्या हो गई थी, उस मामले को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वो मांझी प्रखंड का मुबारकपुर पंचायत, जहां पुलिस अभी भी कैंप कर रही है। हजारों की संख्या में वहां पुलिस मौजूद है। आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर कई आला अधिकारी भी पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत करने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी वहां बरकरार है। फिलहाल अगर आपको बता दें कि जो मृतक थे, जिनकी पीट कर जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी जो है, जिनका हालत नाजुक होने के कारण उन्हें मांझी प्रखंड से सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया है डीएम के आदेश पर उनके बेहतर इलाज के लिए, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति नाजुक है। जय पूजा। मनोरंजन, बताया जा रहा है कि मुबारकपुर में जो मुखिया पति और उनके समर्थकों द्वारा इन तीनों युवकों की पिटाई की गई थी, आखिर विवाद क्या था? क्यों इन तीनों युवकों की पिटाई की गई मुखिया द्वारा, और फिलहाल क्या मुखिया को हिरासत में लिया गया है? फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है मुखिया के खिलाफ, लेकिन अगर आप गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस अभी लगातार छापेमारी कर रही है जगह जगह उनके ठिकानों पर, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उनकी नहीं हो पाई है। वो अभी फरार बताया जाता है। अगर आप घटना के मामले की अगर बात करें तो वो आपसी विवाद पुरानी रंजिश बताया जाता है, लेकिन अगर मृतक जो है जिनकी पिटाई की गई है, अगर उनका आपराधिक इतिहास की बात करें तो ऐसा कोई आपराधिक इतिहास उनका नहीं है, जैसा कि वहाँ के लोगों का ये कहना है। जी पूजा। मनोरंजन, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा? जी, उस पिटाई मामले में जो संलिप्त थे उनको जिन 3 लोगों के नामजद अभियुक्त थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि और भी नाम सामने आ रहे हैं प्राथमिकी में कि और लोग जितने भी लोगों की संलिप्तता है, धीरे धीरे उनका नाम आ रहा है प्राथमिकी में और उनकी भी गिरफ्तारी होगी पुलिस के द्वारा, जैसा कि बताया गया है। जी, परिजनों की क्या कुछ मांग है? परिजन क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस से, जिसके बाद वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है? बताया जा रहा है जो आरोपी है उनके घरों को भी आग के हवाले किया गया पीड़ित परिजनों की तरफ से। बिल्कुल। पहले पूजा बता दें कि पहले जो है पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश फैला था, जिस कारण इस तरह का भी हादसा हुआ। जैसे कि वहाँ के लोगों का ये वहाँ के थाना प्रभारी मांझी थाना प्रभारी पे ये सीधा आरोप था कि मारपीट करने के बाद जो है वो अपराधी थाने पे बैठे हुए थे, उनके पुलिस संरक्षण में थे। जब मामला गंभीरता देखा गया, वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस के द्वारा उन्हें वहां से भगा दिया गया था, जैसा कि लोगों का ये आरोप है। लेकिन फिलहाल वहाँ के आरोपी जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल जो मृतक के परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं से उन्होंने कल आए वो अपराध के शाखा के जो एडीजी हैं उनके सामने रोते हुए परिजनों ने अपनी फरियाद सुनाई और न्याय की गुहार की मांग की। जी, अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस अपडेट के लिए। तो बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों की बुरी तरह पिटाई की, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। छपरा में घटना घटी है, उससे तो स्पष्ट लगता है कि बिहार अब 90 के दशक में चला गया। जंगल राज की जो कल्पना लोग करते थे कि आज नौजवान नहीं जान रहे हैं, उनको अब बताने का काम राजद के लोग कर रहे हैं। और ये सरकार तो अब पूरी तरह संवेदनहीन हो गई। आज के तारीख में बताइए कि जातीय उन्माद फैला हुआ है पूरा छपरा में, और नीतीश कुमार की सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। समाधान निकाल रहे हैं। कौन समाधान 17 साल के बाद आप नीतीश बाबू निकाल रहे हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और पूरी तरह जिस तरह छपरा में गुंडागर्दी की गई, छपरा में जिस तरह घर में घुस के लोगों को मारने का काम किया गया, एक को तो भगवान के पास भेज दिया, 2 तो भगवान के पास जाने के लिए लड़ रहा है लोग।
वहीं रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने के बाद सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए पहल क्यों नहीं करते? तो रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और ट्वीट कर पूछा है कि प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित और अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के लिए आप पहल क्यों नहीं करते हैं? तो अपने बयान पर वो फिर से यहां पर कायम ही नजर आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वो क्यों नहीं रामचरितमानस में जो ये टिप्पणियां की गई हैं आपत्तिजनक, उन्हें हटाने के लिए पहल करते हैं। क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई है, भगवान ने सबको एक सा बनाया है, तो फिर आखिर क्यों जब रामचरितमानस में आपत्तिजनक ये टिप्पणियां हैं जिनमें आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इनको हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहल क्यों नहीं करते? तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल किया है और कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो आखिर इन्हीं नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाले रामचरितमानस में जब ऐसी टिप्पणियां की गई है तो उन्हें हटाने के लिए आप पहल क्यों नहीं करते? वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव को धकिया कर पार्टी को हथिया लिया है, इसलिए जो ये कह रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, वो गलतफहमी में है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने तो शरद यादव को धकिया कर, उनको साइड करके इस पार्टी को हथियाया है। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ वहीं हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कॉमन सिविल कोड लागू करने के विरोध के सवाल के जवाब में क्या कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून होने पर आपत्ति क्यों है। युवा रोज विरोध करते हैं, इनके बच्चे मोदी जी, योगी जी को गालियां देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब उनका चिंतन राष्ट्रहित में नहीं है, देशहित में चिंतन होना चाहिए। हमारे लिए धर्म से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हमें सब कुछ त्याग करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बिल्कुल चुप बैठे थे ना, चाहे पल्लवी पटेल बहन जी हो। रामायण नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम हिंदू धर्म में जन्मी हो बहन जी। और मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, इन लोगों की औकात नहीं है कि किसी दिन खड़े होकर के एक आयत के बारे में जरा बोल करके दिखाए, कुरान पर, जरा बाइबल पर बोल करके दिखाए।
ये हिंदू बहुत सही सुनो है मेरे भाई, इसलिए कोई कुछ भी कह करके चला जाता है। देखिए, कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य। खबर जालौन से है, जहां एक आंख के अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला नेत्र चिकित्सालय में स्टाफ के बेटे और दलाल के बीच मारपीट हो गई। मामला लेंस के कारोबारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ एनडी शर्मा ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो नेत्र चिकित्सालय में मारपीट की घटना सामने आई है। लेंस के कारोबार से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।